कल हम लोगों ने क्या क्या बात की? कल क्लास अटेंड की थी तुमने, निकिता? नहीं? ओके। श्वेता? Yes, sir. हम्म। Pairing energy. कौन सी एनर्जी? Pairing energy. पेयरिंग एनर्जी। कल हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं वो देखा, और पेयरिंग एनर्जी के बारे में स्टडी किया कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिल किए जाते हैं। ठीक है ना? तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो किस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है? सो जैसा कि कल हमने बात की थी कि ये हमारे पास में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, और जब हम लिगेंड्स को इसके पास में लेकर के आते हैं तो क्या होता है? लिगेंड्स इसके पास में आते हैं मेटल के तो क्या होता है? जल्दी बताओ। Repulsion. रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन की वजह से जो Orbitals splitting हो जाती है. ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये दो सेट्स में स्प्लिट हो जाएगा, और ये आप जानते ही हो कि ये क्यों स्प्लिट हुआ है और कितना हुआ है, किस वजह से हुआ है। ठीक है ना? ये हम लोगों ने कल बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे कि इतनी स्प्लिटिंग एनर्जी ये शो करते हैं। ठीक है? सो ये कल हम लोगों ने बात की थी। अब स्प्लिटिंग एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करता है कि इसमें जो ईजी सेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, और जो T2G सेट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है ना? सो ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। तो जो डी ऑर्बिटल आपके पास में प्रेजेंट है यहाँ पे, ये डी ऑर्बिटल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। पहले आप क्या लिखते थे? सिर्फ डी एन लिखते थे, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 10 तक वेरी करती थी। लेकिन अब आप लिख रहे हो डी इज टू द पावर ऑफ m प्लस n। अब m और n क्या है? इनको कुछ और सिंबल भी आप दे सकते हो m और n की जगह, बट यहाँ पर ये जो m है ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2G सेट में कितने हैं। T2G सेट जो है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, और जो n है वो ये बताता है कि जो EG सेट है इस EG सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है? सो ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और हमें ये भी पता है कि जो T2G सेट है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। आप ये देख रहे हो ये डिजेनरेट एनर्जी है, डी जेनरेट एनर्जी। ठीक है ना? इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वैल्यू जो है वो क्या आ जा रही है? माइनस में जा रही है, और ये वैल्यू जो है वो डिजेनरेट एनर्जी से ज्यादा जा रही है, मतलब कि प्लस में जा रही है।
ठीक है ना। सो अगर यहां हम देखें कि m इलेक्ट्रॉन्स इस T2G सेट में प्रेजेंट होंगे तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू कौन से इलेक्ट्रॉन्स, T2G। हाँ T2G या फिर m इलेक्ट्रॉन्स, m, ठीक है ना। सो m इलेक्ट्रॉन्स आप इनको बोल सकते हो, m इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। सो ये जो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटे, कितने -0.4 हाँ into ये, m। हाँ बिल्कुल, ये -0.4 डेल नॉट, या फिर आप इसको बोल सकते हो 4 dq, ठीक है। इसी तरह से अगर n ऑर्बिटल्स हैं, अगर n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां आप लिख सकते हो कि इंक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू n इलेक्ट्रॉन्स इन Eg सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये होगी प्लस में, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हो कि जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये Eg सेट के लिए क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, प्लस 0.6, उसे आप यहाँ पर शो कर सकते हो प्लस 0.6 dq या फिर डेल नॉट या फिर 6 dq। अब जो टोटल नेट एनर्जी चेंज जो इसमें आएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो नेट एनर्जी चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, नेट ट्रांजिशन एनर्जी, जो नेट जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या होगा, नेट चेंज इन एनर्जी विल बी व्हाट, वो होगा आपका D प्लस, है ना। अब इसको आप बता सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने भी प्रेजेंट हैं मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इस Eg सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो, इन दोनों का सम। ये हमने सम ही लिखा है ना, m और n की वैल्यू, तो ये m की वैल्यू है, यहाँ पर n की वैल्यू है, तो उसे आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो पहले आप बता सकते हो कि -0.4 डेल नॉट प्लस 0.6 डेल नॉट, ये m और n की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इसको वापस थोड़ा सा कि इतने, और इसमें ये है आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m, और ये वैल्यू है आपके पास में 0.06 एल नॉट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो n में प्रेजेंट होंगे वो, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, जो भी m और n में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हो -4m प्लस 0.6 n, या फिर इसको आप dq में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 4m, सॉरी माइनस में आप यहाँ पर लिखोगे इसको, और 6n, और ये dq। तो इस तरह से ये जो आपके पास में
इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन वो है जिससे आप CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और है, वो क्या है? एक तो कल हमने बात की थी किसकी? पेयरिंग एनर्जी की। ठीक है ना? तो पेयरिंग एनर्जी क्या थी? किसे बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी? अपूर्वा, पेयरिंग एनर्जी किसे बोलते हैं? The energy required to place two electrons in the same orbital. ये बाकी लोग क्यों बैठे हुए हैं? इनको भी तो बोलना चाहिए। महिमा, पेयरिंग एनर्जी क्या है बेटा? सर मैंने ली नहीं थी कल क्लास। अच्छा, तुम बच गई। अपूर्वा, और कौन कौन आया हुआ है? मीनाक्षी, मोनिका, देखो जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं, मान लीजिए कि ये ऑर्बिटल है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा? वो या तो यहीं पेयरिंग हो सकती है या वो यहाँ जा सकता है, ठीक है ना? अब दोनों स्थिति में से वो कहाँ पर जाएगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि उसकी पेयरिंग एनर्जी कितनी है। और पेयरिंग एनर्जी का मतलब होता है कि जब हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, मान लीजिए कि हम उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करते हैं, तो आपको पता है कि जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए या इस रिपल्शन को कम करने के लिए हमें एक तरह की एनर्जी चाहिए होगी जिसे हम बोलेंगे पेयरिंग एनर्जी। वो पेयरिंग एनर्जी अगर किसी के पास में होगी तब तो वो पेयरिंग कर देगा, वरना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर देगा और रिपल्शन कर देगा, तो ये इस ऑर्बिटल में न जाकर के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? पेयर करने के लिए, ये जो पेयर है ना, इसको करने के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है तो वो आसानी से अटेन हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में मेटल है और इस मेटल को अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, चाहे वो हीट के थ्रू कर रहे हो या सनलाइट के थ्रू कर रहे हो, तो ये मेटल जो है वो M+ में कन्वर्ट हो जाएगा या Mn+ में कन्वर्ट हो जाएगा और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो ये जो IE है, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनन विभव, इस आयनन विभव की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो मेटल आयन बनाए? कम होनी चाहिए ना। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो आसानी से मेटल आयंस बन सकते हैं। अगर ये एनर्जी ज्यादा होगी तो उतनी एनर्जी को अटेन करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, या उतनी एनर्जी को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप हाई जंप में देखते हो ना, अगर आप वो बैरियर नीचे लगाओगे तो आसानी से जंप कर जाओगे, अगर वो बैरियर आपने ऊंचा लगा दिया तो आप आसानी से जंप नहीं कर सकते। तो पेयरिंग एनर्जी शुड बी लेस, ताकि वो आसानी से प्राप्त हो सके या अटेन हो सके, ठीक है। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा जरा मिटा देता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कम होनी चाहिए, लेकिन अब अगर हम देखें, यहाँ
डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक टर्म हम यहाँ पर और ऐड करते हैं कि उसके पास में पेयरिंग एनर्जी कितनी है। और एक दूसरी चीज और है कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम यहाँ पर इस T2G और EG सेट में फिल करेंगे, ठीक है ना, ये T2G सेट और EG सेट में फिल करेंगे, इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं उसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दो टर्म हमने यहाँ पर ऐड और कर दी, एक तो आपने ऐड कर दी पेयरिंग एनर्जी और एक आपने कर दी नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आप किसी भी सिस्टम के लिए क्या निकाल सकते हो, CFSE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब भी हमारे पास में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जो लिगेंड है वो कैसा हो। मान लीजिए कि एक आपके पास में सब्सटेंस है जैसे ये, ठीक है ना, और एक आपके सब्सटेंस है आपके पास में ये, ठीक है ना। अब दोनों के लिए अगर आप देखो तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल आयन क्या है, कॉपर, आया ना। अरे Yes, sir. कॉपर है कि नहीं, हाँ। अब कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो एटॉमिक नंबर बताओ। कॉपर एटॉमिक नंबर, निकिता एटॉमिक नंबर क्या है इसका, तेज बोलो। कॉपर का 29। 29 एटॉमिक नंबर, 29। हाँ बिल्कुल 29 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। अब 29 एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि आर्गन, और क्या है 3D10, ठीक है, और 4s1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। अब दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ निकालने हैं क्योंकि इसके पास में क्या है 2+ चार्ज है, क्योंकि इस ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, जीरो है, ठीक है ना। तो ये जो भी चार्ज है वो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3D9 4s0 हो जाएगा। अब 3D9 का मतलब हो गया, अच्छा मैंने कॉपर का एग्जाम्पल ले लिया, मुझे लेना चाहिए था किसका, क्रोमियम का, तो मैं इसको कॉपर की जगह क्रोमियम लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक क्रोमियम लिख देते हैं। क्रोमियम अगर होगा तो ये होगा कितना 24, कितना होगा 24, और यहाँ अगर आप लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा 3D5 4s1, और ये हो जाएगा 3D4 4s0। तो यहाँ पर आपके पास में स्थिति क्या है, D4 की है, D4। अब D4 के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा D4 के, कॉपर लिख रहा है बेटा, सर, जहाँ कॉपर लिख सर, जहाँ पे कॉपर लिख रहा है यहाँ पे तो क्रोमियम होना चाहिए ना, जहाँ पे copper लिख रहा है, वो बिल्कुल अब तो ठीक है।
अब अगर हमारे पास में D4 सिस्टम अगर प्रेजेंट है तो इस D4 सिस्टम में हमको क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए कि Eg सेट है और ये हमारे पास में T2G सेट है और 4 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर फिल करने हैं। तो दो तरह की पोजीशंस या सिचुएशंस हमारे पास हो सकती हैं। एक इलेक्ट्रॉन उन मल्टीप्लिसिटी रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर भी आ सकता है पेयरिंग होकर के और यहाँ पे भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और स्थिति आपकी बना देता हूँ। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल भी हमने इसकी बात की थी। और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में यहाँ जाएगा और इस स्थिति में यहाँ जाएगा। ये दोनों ही जो है वो D4 सिस्टम के लिए हमारे पास सिचुएशंस हैं। ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि ये जो पेयरिंग एनर्जी जो मैंने अभी आपको बात की थी पेयरिंग एनर्जी की, वो पेयरिंग एनर्जी अब यहाँ पर काम आएगी। अब सोचो कि अगर ये वाली सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है आपकी ए और ये सिचुएशन है आपके पास में बी, तो आप मुझे बताओ कि इस ए सिचुएशन के लिए पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। कम है। दो तरह की एनर्जी आपके पास में है, एक तो पेयरिंग एनर्जी है और एक आपके पास में है CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ये दो तरह की एनर्जी आपके पास में है। इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो P से और इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो डेल नॉट से। ठीक है ना। तो अगर यहां पर ये स्थिति हो तो ये चीज यहां पर आपको बतानी पड़ेगी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहां पर क्या होती है, कम होती है, तो आसानी से अटेन हो जाएगी और आसानी से अटेन हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, वो इसमें आसानी से क्या हो जाएगा, फिल हो जाता है। ठीक है कि नहीं? ओके। कोई हाना नहीं? यस सर। और अगर आप इस जगह देखोगे, इस सिचुएशन बी में देखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है और डेल नॉट की वैल्यू क्या है, कम है। तो ये आसानी से अटेन नहीं हो पाती क्योंकि इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, इसलिए पेयरिंग ना हो करके जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, जो हायर एनर्जी शेल और हायर एनर्जी वाला जो सेट है Eg सेट, उस Eg सेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना। सो इस तरह की स्थिति। अब ये स्थितियां इन दोनों अगर हम इन एग्जांपल्स में देखें जो हमने यहाँ पर लिए हैं, ये आपका टेट्रा एमीन क्रोमियम है और ये आपके पास में टेट्रा एक्वा क्रोमियम। ठीक है ना। इन दोनों में अगर हम देखें तो एमीन जो है वो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये जो वाटर है ये है वीक लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जहां पर भी होगा उसकी पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। और पेयरिंग एनर्जी की कम वैल्यू होती है इसलिए वो क्या कर देता है, पहले पेयरिंग ही कर देता है। तो ये जो स्थिति है ये हमारे पास में है किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए। और ये जो स्थिति है ये हमारे पास में है वीक लिगेंड्स के लिए। ठीक है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के लिए और एक वीक लिगेंड्स के लिए हमारे पास में ये सिचुएशंस आ जाती हैं। ओके। अब अगर हम इसकी CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करें दोनों के लिए तो देखो क्या आएगी। अब हमारे पास में CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, -0.4 m प्लस 0.6 n प्लस PR। ठीक है, इसमें हम इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देते हैं। तो करो जरा, अगर इसकी CFSE की वैल्यू निकालें तो CFSE की वैल्यू इसके लिए कैलकुलेट करें तो -4 मल्टीप्लाइड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखे बेटा यहाँ पर, m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू कितनी होगी, 4 m की वैल्यू 4 होगी क्योंकि T2G सेट के अंदर
4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2, 3 एंड 4। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 4 प्लस 0.06 मल्टीप्लाइड बाय n। n में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ? 0. 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने यहाँ पर इस वैल्यू को रख दिया 0। ठीक है, ये इस तरह से। और फिर हमारे पास में क्या है? P और R। सो पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं? एक है ना, सिर्फ P का P लिख देते हैं। और R की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? पेयरिंग कितने नंबर ऑफ पेयर हैं? एक ही तो है, ये एक ही तो पेयर है। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल के ले आओ। ये हो जाएगी आपकी -1.6 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस ये हो जाएगा P और R की वैल्यू 1 है, तो ये 1P। ठीक है, 1P लिख दो या सिर्फ P लिख दो। तो इसको यहाँ पर आप पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1.6 प्लस P। तो ये CFSE की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई किस सिस्टम के लिए? फॉर D4 सिस्टम। और वो भी कब? जब हमने ये जो लिगेंड है वो कैसा लिया है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया हुआ है। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने कैसा लिगेंड लिया होता? हमने ये वाला लिगेंड लिया होता, वीक लिगेंड लिया होता, तो इस स्थिति में CFSE की वैल्यू क्या होती? CFSE की वैल्यू क्या होती? -0.4 मल्टीप्लाइड बाय m। कितने हैं? 3 है, 1, 2 3 m में। ओके, देन 0.06 मल्टीप्लाइड बाय n। n में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो आप 1. यहाँ पर क्या लिखोगे? 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर R, सॉरी P। तो P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू P ही है, मल्टीप्लाइड बाय R। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपने लिख दिया यहाँ पे 0। अब आप इसको कैलकुलेट करके लेकर आओ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 1.2। इसको आपने किया तो ये वैल्यू क्या आ गया? 0.6। और इसको अगर आपने किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब P को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0। अब इसको जब आप वो करोगे आगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -1.2 में से प्लस का 0.6 आप वो करोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -0.6। तो ये वैल्यू आपके पास में कैलकुलेट होकर के आ जाती है फॉर वीक लिगेंड्स। अगर ये भी किसके लिए है? फॉर D4 सिस्टम। फॉर D4 सिस्टम, ये D4 सिस्टम के लिए है, ये भी हमारे पास में D4 सिस्टम के लिए है। लेकिन यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, वो आई है -1.6 प्लस P। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है हमारे पास में, वो कितनी आई है? सिर्फ -1.6। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. और अच्छा, एक चीज और मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था, तो 1 मिनट में वापस पीछे ले करके बता देता हूँ आपको। ये जब हमने इसको यहाँ, ये तो हमारी DQ थी ना, ये डेल्टा नॉट थी ना, तो यहाँ पर हमने लिया था अंदर, इसको डेल्टा नॉट को बाहर नहीं लिखा था, डेल्टा नॉट। ठीक है, जब हमने यहाँ DQ लिख दिया था क्योंकि यहाँ पर इनको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ऐसे ही यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी? ये आपकी डेल नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई -0.6 डेल नॉट।
और यहाँ जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है वो आपके पास में कितनी आई है, माइनस 1.6 पी, है ना, इसको डेल नॉट ऑफ। ओके, आगे बात समझ में। तो आप किसी भी सिस्टम के लिए CFSE की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आप CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करो फॉर D6 कॉन्फ़िगरेशन, ये कैलकुलेट करके लेकर के आओ, तो क्या वैल्यू आएगी जरा निकाल के देखो। हमारे पास फॉर्मूला वही है CFSE के लिए, CFSE माइनस 4 प्लस 0.6 अब इस D6 सिस्टम के लिए आप कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, दोनों सभी लोग, कितनी वैल्यू आएगी। निकिता निकालना है बेटा, ऐसे बैठना नहीं।
कॉल कर लो दोबारा वाला, नहीं तो फिर शाम के 7 बजे आएगा और आपको फिर बोलेगा आप मेरा टाइम हो गया। निकाल लिए बेटे? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर आप लिगेंड लेते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम होगी और डेल नॉट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, तो ये आसानी से अटेन हो जाएगा और यहाँ पर जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से पेयर होकर के बन जाएंगे। और जब हम वीक फील्ड लिगेंड लेंगे तो यहाँ पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे होल्ड रूल मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग, और फिर 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होगा। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी, इसलिए पेयरिंग पहले नहीं हो पाएगी, तो ये स्थिति रहेगी। ठीक है, सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके और देख सकते हो कि इस CFSE की वैल्यू को कैसे निकालोगे। ये 0.4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, ये आपका डेल नॉट, इसके अंदर m के अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, n के अंदर आप देखोगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0 और आपका p पेयरिंग एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर कितने हैं, यहाँ पे 3 पेयर्स हैं, 3 आपने पेयर्स लिख दिए। इसको जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा -2.4 डेल नॉट प्लस ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3p आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है m की कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं n इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक पेयर हमारे पास में प्रेजेंट है, मैं ये लिख दिया। यहाँ पर आपका ये 1-1.6 डेल नॉट प्लस 1.2 डेल नॉट प्लस p, और जब -1.6 डेल नॉट में से आप प्लस 1.2 डेल नॉट को प्लस करोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो -0.4 डेल नॉट आ जाएगी। तो ये वैल्यू जो है वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए आपका निकल करके आ जाती है। ठीक है, यही वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है या कोई और वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है? है बेटा? निकिता? यही है सर। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम के, चाहे वो D1 सिस्टम हो और चाहे वो D2 सिस्टम हो, आप D1 से लेकर के D10 तक आप किसी भी सिस्टम के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनके लिए CFSE की वैल्यू दोनों के लिए एक जैसी कैलकुलेट होकर के नहीं आएगी। हाँ, आपका D1 सिस्टम है, D2 सिस्टम है, D3 सिस्टम है, इन 3 सिस्टम्स के लिए सेम एनर्जी कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास में कोई चॉइस नहीं होती है। इसके बाद में अगर आप इसको देखोगे कि हमारे पास में D8 सिस्टम, D9 सिस्टम और D10 सिस्टम जो होगा, इनके ही सिचुएशंस क्या होंगी, सेम होगी। तो इस स्थिति में भी जो वैल्यू है वो सेम कैलकुलेट होकर आएगी। लेकिन जो आपके पास में D4 से और D7 तक जो है वो सेम नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, डिफरेंट CFSE की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखना। और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जल्दी से कि जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है वो होती है। तो आपको मालूम है अगर आपके पास में टेट्राहेड्रॉन है, टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की खास बात ये है कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल अगर आप बनाओ तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है। ये आपके पास में एक क्यूब आप लेंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया
ये आपके पास में एक क्यूब है और यहाँ आपका होता है मेटल। या इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बताऊं, एक सेकेंड। ये आपके पास एक क्यूब है और यहाँ होता है आपके पास एक मेटल, ठीक है ना। ये है आपके पास में मेटल, और इस मेटल से टेट्राहेड्रन में कितने लिगेंड्स आकर के जुड़ते हैं? टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड्स होते हैं बेटा? ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और So इसमें 4 ligands. हाँ 4 लिगेंड्स होते हैं। तो 4 लिगेंड्स को आप इस तरह से अल्टरनेट उसमें दिखा सकते हो कि यहाँ पर एक लिगेंड है, इसके बाद ये खाली, इसके बाद यहाँ एक लिगेंड है, उसके बाद ये एम्प्टी, इसके बाद यहाँ एक लिगेंड है और एक लिगेंड यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे करके 4 लिगेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कोई भी लिगेंड यहाँ पर किसी भी एक्सिस पर नहीं होता। आप ये देखोगे कि एक एक्सिस आपके पास में, अगर मैं आपको इससे दिखाऊं तो एक, अगर इस पॉइंट को अगर हम यहाँ माने तो देखो ना, तो हमारे पास में इस एक्सिस पर कुछ कोई लिगेंड है, ये जो